अगर मेरे पास एक संख्या है a जिसमें मैं जोड़ता हूं एक दूसरी संख्या जो है b और उत्तर में मुझे मिलती है एक तीसरी संख्या समझो कि c। और अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो ये जो a और ये जो b हैं ये दोनों की दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये दोनों की दोनों हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो उत्तर होगा C, ये क्या होगा? ये परिमेय होगा या ये अपरिमेय होगा? तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से सोचो कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर में हमें परिमेय संख्या मिलती है या अपरिमेय संख्या मिलती है। तो चलो इसे अब साथ में करते हैं। तो A मुझे लेनी है एक अपरिमेय संख्या, तो समझो कि मैं ले लेता हूँ सबसे प्रसिद्ध पाई और इसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या, वो मैं लेता हूँ, समझो वो मैं लेता हूँ 1 घटा पाई। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसके उत्तर में हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। 1 को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ एक परिमेय संख्या 2 का वर्गमूल और जिसमें मैं जमा कर देता हूँ एक और अपरिमेय संख्या, समझो कि 1 घटा 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा लग रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर यहाँ परिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन रुकिए, अब अगर मैं a लेता हूँ समझो कि पाई और उसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई ही, तो क्या होगा? तो पाई जमा पाई का उत्तर आएगा 2 पाई, और 2 पाई तो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हमें अपरिमेय भी मिल रहा है। एक और यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ। समझो कि a हम लेते हैं पाई और उसमें हम जोड़ देते हैं एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि 2 का वर्गमूल। तो उत्तर में हमें पाई जमा 2 का वर्गमूल ही मिलेगा, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ के उत्तर हमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। अब मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर मैं उनका गुणा करूं तो क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि समझो कि एक संख्या है a और उसमें हम गुणा करेंगे एक दूसरी संख्या b, जिसका उत्तर हमें मिलेगा एक तीसरी संख्या c। और यहाँ पर भी ये जो a और ये जो b हैं ये होने चाहिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से एक काम करो ना, फिर से वीडियो को रोको और खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो साथ में करते हैं। तो पहली अपरिमेय संख्या अगर मैं यहाँ लेता हूँ, समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ 1 बटा पाई और इसके साथ मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई। तो उत्तर में तो ये पाई और पाई कट जाएंगे और मुझे उत्तर में मिलेगा सिर्फ 1, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। और एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं। तो समझो कि अगर मैं पहली अपरिमेय संख्या लेता हूँ 2 का वर्गमूल, जिसमें मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या 2 का वर्गमूल ही, तो उत्तर में 2 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा 2, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। अब ज़रा स्थिति को बदलते हैं। तो अब अगर a जो अपरिमेय संख्या है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे समझो कि पाई और उसमें गुणा करता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या पाई ही, तो उत्तर में हमें मिलेगा पाई का वर्ग, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। और एक आखिरी उदाहरण और ले लेता हूँ मैं कि समझो पहली संख्या है पाई और दूसरी अपरिमेय संख्या है 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पाई गुणा 2 का वर्गमूल ही, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी।
यानी कि गुणनफल करके भी हमें उत्तर में परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी मिल सकती है। वो बिल्कुल निर्भर करता है कि ए और बी संख्याएं कौन सी दी गई हैं। यहाँ हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि इनमें से कौन से परिमेय हैं और कौन से अपरिमेय। तो मैं तुम्हें ज़रा जल्दी से बता दूं कि परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम किसी संख्या को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं अब इसे। तो यहां हमें दिया गया है 9। 9 तो एक परिमेय संख्या है। इसे हम 9/1, 18/2, 27/3 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं यह है वर्गमूल 45 का, इसका क्या कर सकते हैं। तो यह है हमारे पास 9 जमा 45 का वर्गमूल। इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5। और आगे हम ये दोनों वर्गमूल को अलग कर सकते हैं। तो यह है वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 5। अब आगे ये हो जाएगा 9 जमा 9 का वर्गमूल तो हम जानते हैं ये होता है 3 और ये है हमारे पास गुणा वर्गमूल 5 का। अब इसे हम जितना अलग अलग कर सकते थे वो हमने कर दिया है। अब देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक संख्या है 9 जो कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे जमा है हमारे पास 3 तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 5 का वर्गमूल। 5 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है और किसी भी अपूर्ण वर्ग का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमें मिलता है अपरिमेय। तो 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो चीज़ है ये हो गई है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। और हम जानते हैं कि अगर हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें मिलती है एक अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या को हमें जोड़ना है 9 से जो कि एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है एक अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या थी, ये पूरा जो व्यंजक था, ये हमें मिल रहा है कि ये है अपरिमेय। तो हमें हमारा पहला व्यंजक मिल गया, वो है अपरिमेय। अगली संख्या हमें दी गई है 45 का वर्गमूल बटा 3 गुणा 5 का वर्गमूल। अब 45 का वर्गमूल तो हम यहाँ कर चुके हैं कि 45 का वर्गमूल है वर्गमूल 9 गुणा 5 के, जिसे हम अलग अलग लिख सकते हैं कि यह है वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 5, 3 गुणा वर्गमूल 5। तो चलिए मैं इस 45 के वर्गमूल को सीधे सीधे लिख देता हूँ कि यह 3 गुणा 5 का वर्गमूल और बटा हमें यहाँ पे हर में भी दिया गया है 3 गुणा 5 का वर्गमूल। अब अंश और हर इन दोनों की संख्या यहाँ पे समान है तो इसका तो उत्तर होगा 1। और 1 तो हम जानते हैं 1 है एक परिमेय संख्या। तो हमारा जो दूसरा व्यंजक था 45 का वर्गमूल बटा 3 गुणा 5 का वर्गमूल, वो है एक परिमेय संख्या। यहाँ हमारी आखिरी संख्या है 3 गुणा 9 का वर्गमूल जो बराबर होगा 3 गुणा 9 का वर्गमूल तो हम जानते हैं वो होता है 3। तो 3 गुणा 3 तो हो जाएगा 9 और 9 तो एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो आखिरी व्यंजक है वो है एक परिमेय संख्या। तो हमने सारे व्यंजकों को पहचान लिया। हम घातांकों के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि 4 की घात 3। ये हम जानते हैं कि 4 की घात 3 जो है वो बराबर है 4 को 3 बार खुद से ही गुणा करने के। तो चलो करते हैं। ये है 4 एक बार, गुणा 2 बार ये हो जाएगा 16 और गुणा 3 बार ये हो जाएगा 64। तो 4 की घात 3 हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिया गया हो 4 की घात ऋण 3 तो ये ऋणात्मक घात हम कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है। हमारे पास एक नियम है, ये हम जानते हैं कि अगर समझो कोई संख्या है x और उसकी घात दी गई है ऋण a,
तो ये बराबर है 1 को भाग देने के। किस चीज़ से? x से ही। बस इसकी जो घात होगी वो ऋण की बजाय हो जाएगी धन, तो ये हो जाएगा x की घात a। तो चलो इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये 4 की घात ऋण 3, ये बराबर होगा 1/4 की घात 3 के। और 4 की घात 3 तो हम निकाल चुके हैं, यह है 64, तो ये हो जाएगा 1/64। चलो ज़रा भिन्नात्मक घातांकों के बारे में बात करें। तो समझो कि हमें दिया गया है 4 की घात 1/2। अब ये 4 की घात 1/2 क्या होता है? तो मैं चाहता हूं कि तुम ज़रा इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से कोशिश करो कि ये 4 की घात 1/2 क्या होगा। तो गणित का ये सिद्धांत है, ये नियम है, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि जो 4 की घात 1/2 है वो दरअसल बराबर है दूसरे मूल के इस संख्या के। ये संख्या जो है ये है 4, तो ये होता है 4 की घात 1/2। यह है दरअसल वर्गमूल 4 का। वर्गमूल 4 का यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसको हम जब 2 बार खुद से ही गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए, और हम जानते हैं ऐसी जो संख्या है वो है 2। तो 4 की घात 1/2 दरअसल होता है 2। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 4 है वो दरअसल होता है 2 का वर्ग। तो ये काफ़ी दिलचस्प है यहाँ पे कि 4 की घात 1/2 बराबर है 2 के। इसे ऐसे भी देख सकते हो कि 2 की घात 2 बराबर है 4 के। तो चलो ये तुम खुद से कोशिश करो। समझो कि हमें दिया गया है 9 की घात 1/2। तो सोचो कि ये क्या होगा। तो 9 की घात 1/2 होगा दूसरा मूल 9 का, यानी कि वर्गमूल 9 का। वर्गमूल 9 का होता है 3। और तुम इस तरह से भी इसे देख सकते हो कि 9 जो है उसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो यहाँ पे भी ये आप देख रहे हो कि 9 की घात 1/2 बराबर है 3 के, या ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 की घात 2 बराबर है 9 के। 25 की घात 1/2, 25 की घात 1/2 वह संख्या होगी जिसे खुद से ही 2 बार गुणा करने पे हमें 25 मिले। तो वो जो संख्या है वो है यहाँ पे 5। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 जो है वो दरअसल 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 25 की घात 1/2 बराबर है 5 के, या ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 की घात 2 बराबर है 25 के। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मुझे दिया गया है 8 की घात 1/3, तो इस तरह से सोचो ज़रा कि ये क्या होगा। तो ये जो है ये होगा तीसरा मूल 8 का। 8 का तीसरा मूल, यानी हम ऐसी संख्या देख रहे हैं जिसे खुद से 3 बार गुणा करने पे हमें 8 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या? ऐसी संख्या है 2, क्योंकि 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4 और गुणा 2 हो जाएगा 8। तो ये वो संख्या है 2। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 8 जो है वो दरअसल 2 का घन है, यानी 2 की घात 3। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 8 की घात 1/3 बराबर है 2 के, या ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 की घात 3 बराबर है 8 के। चलो एक और करते हैं। तो समझो 64 की घात 1/3 हमें दिया गया है। तो 64 की घात 1/3 ये होगा एक ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पे हमें 64 मिले, और वो तो संख्या हम यहाँ पे कर चुके हैं, वो संख्या है 4। तो 64 की घात 1/3 है 4। ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 64 जो है वो दरअसल 4 की घात 3 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 64 की घात 1/3 बराबर है 4 के, या ऐसे देख सकते हैं कि 4 की घात 3 बराबर है 64 के। चलो एक आखिरी बढ़िया सी संख्या तुम्हें मैं देता हूँ, 32 की घात 1/5। सोचो कि ये क्या होगा, 32 की घात 1/5, यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जैसे 5 बार खुद से गुणा करेंगे तो हमें 32 मिलना चाहिए। तो ज़रा सोचो। जी हाँ, तो वो संख्या जो है वो है 2, क्योंकि 2 को जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, गुणा 2 8, गुणा 2 16 और गुणा 2 हो जाएगा 32। यानी कि
2 की घात 5 बराबर है 32 के। तो सीधी सी बात है कि 32 की घात 1/5 बराबर है 2 के। तो ये जो संख्या है ये दरअसल है 2। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 32 जो है वो दरअसल 2 की घात 5 है। आशा करता हूँ कि घातांकों से आपकी जान पहचान हो चुकी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा झा, विज्ञान शिक्षिका। आज जय प्रक्रम 1 का दूसरा पार्ट जो है सिस्टम श्वसन तंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये जो पैंडेमिक हुआ कोविड-19 का, जिसके कारण जो पढ़ाई की पूरी आमूलचूल व्यवस्था को बदलना पड़ रहा है, और ये कारण क्या है ये हम लोग को जानना चाहिए। तो ये सांस की बीमारी हुई है। सांस लेने में जो हवा है उसमें प्रदूषण है, उसके कारण उसमें वायरस आ गया है और यह हमारे शरीर को सांस के द्वारा बीमार कर रहा है। तो इसीलिए आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है श्वसन तंत्र को सही ढंग से समझना और इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखना कि कैसी हवा, कैसा वातावरण हम रखें, कितना डिस्टेंस रखें, चेहरे पर मास्क लगाएं, लोगों से दूर से बात करें। ये सारी जो नई बातें हुई है इसको कैसे ध्यान में रखना है और ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जब आप पूरा तंत्र पढ़ लेंगे तो आपको स्वयं ये बातें समझ में आ जाएगी। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें आज पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप लोग को जैसे मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में फिर से थोड़ा जानकारी दे दूं कि यह एक कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया है जिसमें ब्रेकडाउन होगा। जो भोजन आपने पाचन के फलस्वरूप आपकी ब्लड में गया है ग्लूकोज, उसका ऑक्सीजन के द्वारा ब्रेकडाउन होगा धीरे धीरे और इससे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो हमारे शरीर में ऊर्जा की सतत जो आवश्यकता है हर कोशिका को, इसीलिए ये कोशिकीय श्वसन होता रहता है और ऑक्सीजन लगातार कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ता रहता है और उसको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी जो 686 किलो कैलोरीज है, जो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होता है और ये एनर्जी मॉलिक्यूल से हमारा कार्य होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ और सिंपल प्रोडक्ट्स बना है। तो ये कैटाबॉलिज्म है। उपापचय का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पाचन के बाद जो भी ग्लूकोज, जो रासायनिक ऊर्जा हमें प्राप्त हुई भोजन से, उससे हम कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं इसके बारे में यहाँ हम पढ़ाई करेंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अंग्रेजी भी थोड़ा आप लोग सीखते जाएं। दूसरा है अवायवीय श्वसन, यानी बिना ऑक्सीजन के भी
रेस्पिरेशन होता है, ये हम लोग सीखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसका इंग्लिश है, और इसे किण्वन भी कहा जाता है, जो अंग्रेजी है फर्मेंटेशन। आपको कभी कभी अवायवीय श्वसन के स्थान पर किण्वन लिखा हुआ आप देखते हैं, और तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं इसके नीचे आपको लिख दी हूँ कि आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी श्वसन की क्रिया होती है, वो थोड़ा धीमी होती है, तो उस क्रिया को हम लोग किण्वन और फर्मेंटेशन कहते हैं। अब इसके फलस्वरूप क्या सब कुछ बनता है, ये मैं एक आपको यहाँ एक चार्ट बना दी हूँ, जिसमें कि पूरा एक फ्लो चार्ट है। आप देख रहे हैं कि यह सारी क्रियाएं कैसे होती है। यहाँ देखें, यह है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। 3 पाथवे मैंने बनाया। तो स्टार्टिंग है ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जैसे आपको मालूम है C6H12O6। इसका ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, और ग्लाइकोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और ये बनाता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसमें एटीपी भी प्राप्त होती है, जो कि इस क्रिया को आगे संपादित करेगा। अब आप लोग देखिए कि ये 3 टाइप्स का पाथवेज मैंने बनाया। जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट हुआ पायरुवेट या पायरुविक एसिड, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसमें थोड़ा एनर्जी भी मिला है, जो अब इस कार्य को करेगा। सबसे पहला पाथवे आप ध्यान से देखें, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ये ईस्ट कोशिकाएं, यानी बहुत सारी फंजाई हैं, कुछ बैक्टीरिया है, ये सब में बिना ऑक्सीजन के भी थोड़ी थोड़ी स्लो गति से होती रहती है श्वसन, और इसका ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ईस्ट में, ये अच्छा से दिखाता है। शुगर सॉल्यूशन में आप ईस्ट रख के इस रिएक्शन को आप तुरंत अपने लैब में देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं प्रोडक्ट क्या बना, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। क्या बना है, इथाइल अल्कोहल। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और CO2 बना है, और इसमें बहुत थोड़ा सा ऊर्जा प्राप्त हुआ है 2 ATP। तो यह एक सड़ाने वाली, अगर हम लोग भाषा बोले आम भाषा, तो ये सड़ाने वाली क्रिया है। तो चावल वगैरह ये सब सड़ाकर, या अंगूर और भी फल वगैरह सड़ा करके ये शराब बनाने की क्रिया है। आपने देखा सबसे कॉमन इथाइल अल्कोहल है, इसे ही हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये एक पहला पाथवे आपने देखा कि बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन होता है उसमें क्या प्रोडक्ट आता है, वो है हमारा इथाइल अल्कोहल। मुख्यतया एनर्जी काफ़ी कम, और धीरे धीरे ये क्रिया बहुत ही स्लो एनर्जी मिलता है, इसलिए होते रहता है। अब दूसरा पाथवे बीच वाला आप देखें, लैक ऑफ O2 इसमें भी है। ये हमारे मसल्स में जो स्पोर्ट्समैन सब रहते हैं, वो दौड़ते भागते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सडनली आप देखते होंगे मैच देखते होंगे तो गिर गया क्रिकेटर, उसका बहुत पैर में दर्द हो रहा है कस के, तो उस समय उसके पैर को बहुत कस कस के रगड़ा जाता है, उसके मसल्स को, जांग की मसल्स में, और फिर वो दवा वा कुछ उस पर छिड़काव करते हैं, इस तरह का स्प्रे भी आता है, तो ये तुरंत फिर ठीक हो जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जो क्रैम्प पैदा कर रहा है, और इसमें एनर्जी मिल रहा है। चूँकि बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस समय रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रहा है एनर्जी, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होता है। उतना ऑक्सीजन अगर ना मिले तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और सडनली वो स्पोर्ट्समैन खास करके आप लोग ये बहुत ही दिखाई पड़ता रहता है, वो गिर जाता है। फिर उसके जांग के मसलों को बहुत ही उसको मसाज किया जाता है, उस पर स्प्रे छिड़क करते हैं, तो फिर से उसको ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। ये तो लैक्टिक एसिड जो है, आपको एक सवाल भी पूछा जाता है क्रैम्प कैसे होता है स्पोर्ट्समैन को, तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण होता है। सडनली उसे ऑक्सीजन मिलना थोड़ा कम हो जाता है। अब मेन जो हमारा 99% जो हम लोग करते हैं, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे, वो क्या है,
वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अब फिर से आप देखें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस किया साइटोप्लाज्म में, इससे पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल एक प्राप्त हुआ है, पायरुविक एसिड उसको कहते हैं, प्लस एटीपी, और ये रिएक्शन को आरंभ किया। और रिएक्शन को आरंभ करता है चरण दर चरण, एंजाइम्स इसमें ढेर सारे लगते हैं, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सांस जो हम लोग लेते हैं वो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया 9th क्लास में इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प इसमें रिलीज़ होता है। तो आपका जो सांस जो आप छोड़ते हैं उसे आप अपनी हथेली पर ऐसे करके अगर महसूस करेंगे तो आपको गीला गीला पता चलेगा। तो ये इतना ही सिंपल है आपको समझ में आने के लिए। अब यहाँ देख रहे हैं मेजर आपको ऊर्जा मिल रही है, 38 एटीपी एनर्जी मिल रहा है, जिससे सारे कोशिका को, एक एक कोशिका को ऊर्जा लगातार प्राप्त होते रहती है। तो ये 3 पाथवे है, डिफरेंट 3 तरह के पाथवे, जिसमें आपको मैंने समझाया कि पहले वाले में देखा आपने कि इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ, दूसरे वाले में लैक्टिक एसिड, और तीसरा जो है जो असल है वो है CO2 + H2O, जिसमें ढेर सारी ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो ये हमारा पाथवे है कि श्वसन होता कैसे है और कितना तरह का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पौधों में श्वसन, आप लोग जानते हैं कि दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां लेते रहती है। यहाँ आप देख रहे हैं गार्ड सेल मैंने बनाया, एक रंध्र भी बना दिया है जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होते रहता है। यहाँ पर क्या होता है, दिन के समय जो भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में निकलेगा अभी वो भी जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन ये लेगा वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगर छोड़ेगा रेस्पिरेशन में तो उसको भी फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोग कर लिया जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, केवल ऑक्सीजन ही निकलेगा। तो इट डजेंट मीन कि इसके अंदर रेस्पिरेशन क्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन के फलस्वरूप हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए दिन के टाइम उपयोग कर लिया जाता है। तो आप इसका रेस्पिरेशन आप पौधों में दिन के समय प्रायः नहीं देखते हैं, जबकि रात में जब ये स्टोमेटा बंद हो जाती है तब यही क्रिया होती है कि ऑक्सीजन लिया गया था और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विसरण करके डिफ्यूज़ करके बाहर निकल रहा है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि रात के समय आपको पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनसेशन पॉइंट होता है कि कब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे को कंपनसेट करते रहेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ही रिएक्शन होता रहे। तो यह एक बात है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक बहुत ही डेलिकेट रिलेशनशिप है। चूँकि पौधे ही ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं तो इसलिए हमें इस बात को कि फोटोसिंथेसिस भी होना है और रेस्पिरेशन भी होना है और फाइनली हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोग टाइम देखते हैं, धूप की गर्मी, तापमान देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कंपनसेशन पॉइंट है। कुछ समय में दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते रहते हैं। अब ये जो पौधे के विभिन्न भाग हैं इसमें श्वसन के लिए कोई परिवहन नहीं है ऑक्सीजन का, और विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से अपना श्वसन ये करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां हैं उसी में ये क्रिया, पत्ती ही इसका सब मैकेनिज्म करते हैं। पौधों में बहुत सारी प्रक्रियाएं नहीं हैं। अब हम लोग जटिलता की ओर बढ़ेंगे जंतुओं में, क्योंकि पौधे तो प्रोड्यूसर्स हैं, अब ये तो कंज्यूमर्स हैं। तो इनके में तो केवल गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही आदान प्रदान होता है। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं यूनिसेल्युलर अमीबा और पैरामीशियम मैंने बनाया। यह विसरण विधि से यानी अपने सतह पर से यह ऑक्सीजन इनटेक भी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती भी है। ये डिफ्यूज़न करके कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो अंदर चले गए, फिर बाहर उस तरह से निकल गए। ये इतना ही सरल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कीट वर्ग में आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि श्वास रंध्र है और ट्रैकिया है, जिसके कारण ये सांस लेने की क्रियाविधि करते हैं।
और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया वर्टिब्रेटा, मछली इसका प्रथम जंतु है और इसमें हम लोग देखते हैं कि बज़ाब्ते गिल्स बना हुआ है, गल्फर बना हुआ है, क्योंकि ये पानी में रहती है और पानी में रहने के लिए इसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन वाटर से निकालना पड़ता है। तो यहाँ गिल्स है और ये बड़ा सा, इसमें गिल रेकर्स रहते हैं। आप लोग देखे होंगे, मछली कटवाने जाते होंगे तो एक गुलाबी लाल लाइन लाइन वाला कार्टिलेज टाइप का स्ट्रक्चर उसको उखाड़ के बाहर करता है। तो ये पोर्शन से ही सांस लेने की प्रक्रिया इसमें होती है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर हम आगे बढ़ें, एम्फीबिया ये सब में जो मेढक है और ये सब, तो उसमें सांस लेने का उसके स्किन से भी होता है, केवल फेफड़े से नहीं होता है, और भी कई तरीके से ये सब जानवरों में हम लोग देखे हैं। लेकिन उच्च वर्ग में जब हम आ जाते हैं, रेप्टिलिया और पक्षी वर्ग और फिर मैमेलिया, तब हम देखते हैं कि केवल 99% जो है वो फेफड़े से भी से ही श्वसन की क्रिया संपादित होती है। यहाँ मैंने एक वो आपका ग्लाइकोसिस और क्रेब्स साइकिल का चार्ट भी बना दिया है और फाइनल मैंने स्टेप लिख दिया है। पहला तो इसमें देखेंगे कंपैरिजन, ये क्वेश्चन आता है कि ये एनारोबिक प्रोसेस है यानी विदाउट ऑक्सीजन, ये विथ ऑक्सीजन है क्रेब्स साइकिल। ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में था, मैंने बताया है। मैं इसको एक सम अप करके आप लोग के लिए लिख दी हूँ। फिर ये है ग्लूकोज जो कि पायरुविक एसिड बनाया है। यहाँ पायरुविक एसिड जो है वो CO2 और H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इसका एक समेशन, पूरे समीकरण का सारांश मैंने लिखा, C6H12O6 प्लस ऊपर में एंजाइम लिखें ढेर सारा, और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, हिंदी में इसे मंद दहन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। चूँकि ये लगातार होती है इसीलिए इसे मंद दहन कहा जाता है। दहन की क्रिया ही हो रही है, जैसे कोई फ्यूल ब्रेकडाउन होगा ईंधन, उसी तरह से ये ईंधन के जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज़ हो रहा है और इसमें बहुत सारा ऊर्जा हमें प्राप्त हो रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में। अब हम लोग सबसे उच्च प्राणी जो है मनुष्य, मैमेलिया क्लास का, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उनका श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक आपके लिए चित्र बनाया है, मानव श्वसन तंत्र। आप देखेंगे इसका जो फ्लो चार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, आप ध्यान से देखेंगे। ये हमारे नाक से नेज़ल पैसेज है, इसमें से स्टार्ट हुआ, या माउथ कैविटी है, दोनों। कभी कभी मुंह से भी हम लोग, सर्दी होता है तो सांस लेने लगते हैं, वो अच्छा बात नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि ये नेज़ल पैसेज जो है और ये माउथ कैविटी दोनों एक जगह जाके मिलता है, वो है कॉमन पॉइंट है फेरिंग्स। फेरिंग्स में एपिग्लॉटिस रहता है और जो प्रिवेंट करता है कि सांस नली में कोई खाना नहीं जाए। सांस नली में कोई खाना जाएगा तो हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी करते हैं और उससे बहुत ही नुकसान भी हो सकता है, कोई मछली का कांटा वगैरह भी जा सकता है। इसलिए खाना हम लोग को हमेशा सावधानी से खाना चाहिए। तो फेरिंग्स का जो एपिग्लॉटिस है वो प्रिवेंट करता है कि भोजन ग्रास, क्योंकि बगल में ही है, तो भोजन ग्रास नली में ही जाए और सांस नली में न आ पाए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसीलिए लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं। नेज़ल पैसेज जो है, इसमें आप देखें कि हमारे बहुत रोम है और गीला गीला है, और ये कोई भी हवा में जो प्रदूषण है, धूलकण है, गंदगी है, उसको नाक में ही रोक लेता है ताकि स्वच्छ हवा, शुद्ध हवा हमारे अंदर जाए। अब आगे बढ़ेंगे। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स एक बॉक्स है जो वॉइस प्रोड्यूस करता है, और ये आप एक बड़ा सा देख रहे हैं चौखुट्टा जैसा, ये लैरिंग्स है। ये हमारा जो बोलने की शक्ति है यह यहीं से है। अब इस पर, यहाँ मैंने वो नहीं बनाया है, एक बटरफ्लाई टाइप का एक और स्ट्रक्चर इस पर मुझे बनाना चाहिए था, वो है थायराइड ग्लैंड। क्योंकि जब हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, उस समय आप इसको देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं ये बता दूं कि इस लैरिंग्स पर ही एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म में उसका बहुत ही बड़ा रोल है। आयोडीन के कमी से ये गड़बड़ाता है, तो यहाँ पर घेंगा भी हो जाता है, जरा सा फूल जाता है गर्दन, और नेपाल ये सब एरिया में तो बहुत ही
ज़्यादा ये दिखाई पड़ता है कि घेगा रोग और बड़ा सा गला में एक गोल सा हो गया है। तो इसलिए मैंने इसको आप लोग के लिए बताया कि रेस्पिरेशन में ये सब भी थोड़ी से बगल से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लच्छा लच्छा जैसा सर्कुलर इनकम्प्लीट सी रिंग्स का सी टाइप, जैसे सी लिखते हैं ना ABC, उस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये कार्टिलेज है। ये क्या है? बोन से थोड़ा सॉफ्ट बोन जो है वो कार्टिलेज है। तो ये वायु इसके द्वारा जो अंदर आएगा तो उससे ये कोलैप्स नहीं होगा, इसके लिए ये थोड़ा इस तरह से बना हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, मैंने दिखाया है। अंदर में इसमें सीलियरी एपिथेलियल मसल्स है। सीलियरी का मतलब होता है बाल जैसा, अंदर से बाल जैसा है, जो कि ऐसे ऐसे हिलते रहता है और वो कोई भी गंदी चीज़ अगर अभी भी गई है तो उसको वो रोक लेता है। आप समझ सकते हैं कि हमारी हवा में कितनी सारी गंदगी होने से कितना नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए नाक में ही उसके लिए व्यवस्था है। और फिर हमारे इस ट्रैकिया में भी सीलियरी एपिथेलियल मसल्स, कुछ भी चीज़ माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी अगर गलत इंटर कर रहा है तो उसको वो रोकने का कोशिश करता रहता है। अब हम आते हैं नीचे। मैं आपको पूरा इसका कलर बनाई ताकि आपको साफ स्पष्ट जाहिर हो। यहाँ पर 2 भाग में बट गया, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। जब 2 भाग में बटेगा तो एक ठो को कहते हैं ब्रोंकस, उसका प्लूरल है ब्रोंकाई, क्योंकि दोनों तरफ जा रहा है। ये ब्रोंकाई ये अंदर सांस को ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? तो ये लंग्स है हमारा, एक जोड़ी लंग्स है जिसके बीच में आप देख रहे हैं कि हार्ट है। और रिब केज किसके अंदर ये अवस्थित है? रिब जो हमारा छाती का हड्डी है, 12 जोड़ा पंजर जिसको कहता है, और उसमें 2 जोड़ा रिंग नहीं बना पाता है, वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। 10 का जो है वो पूरा एक पंजर बनाते हैं, वो रिब्स कहते हैं। उसके अंदर, क्योंकि लंग्स जो हमारा है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, उसे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इधर से एक लंग्स पर मैं थोड़ा आपको ये रिब्स ट्राई की हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। अब आप देखिए कि ये कैसे बट रहा है। ये ब्रोंकाई जब अंदर आया तो ब्रोंक्यूल्स कहलाएगा, और ब्रोंक्यूल्स और भी पतला होता जाएगा और ब्रांचिटो होता जाएगा, और अंत में एल्वियोलर सैक। तो एक लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलर सैक होता है, जो कि एरिया प्रोवाइड करता है एयर को इंटर करके फुलाने के लिए, और फिर जब बाहर निकलेगा तो ये लंग्स सटक जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था, यानी हवा के लिए बहुत ही लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए ये एल्वियोलर सैक्स है इसके अंदर। और इसे ये फूला हुआ कुछ हल्का फुल्का बैलून टाइप का भी दिखता है जब इसके अंदर पूरी हवा भरी रहती है। और इसको भी मैंने एक अलग से आपको दिखाने का प्रयास किया। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें आप देख रहे हैं बैलून हवा भरा हुआ है। ये सब पीला पीला जो है ये सब हवा है, और इस तरह से ये गोल गोल फूला हुआ टाइप है। तो ये हर, आप समझिए कितना ब्रोंक्यूल्स होगा, और सबका ये लास्ट जो होगा वो ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। इस तरह से मिलियंस एयर सैक्स इसको कह सकते हैं, ये इसके अंदर है। और ये ऑक्सीजन को बहुत बड़ा सरफेस एरिया सप्लाई देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप सांस उच्छ्वास भी ले लेते हैं यानी सांस छोड़ते भी हैं, फिर भी थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई रहना ही चाहिए इसके अंदर। ऐसी इसकी व्यवस्था है। ये सब आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप देख रहे हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स कितने भाग में बटे और ये एल्वियोलर सैक्स बनाए। ये हमारा जो एक जोड़ा लंग्स है ये रिब्स के अंदर बहुत ही प्रोटेक्शन में है, और साथ ही एक प्लूरल कैविटी भी है जिसके अंदर ये बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है, और प्लूरल फ्लूइड भी रहता है। तो ये सब मिलाकर इसको ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड होता है और बहुत ही प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होता रहता है कि लंग्स हमारा जीवन भर काम करेगा। ये सब तो हमारा जीने के लिए ये मेजर है कि सांस ही नहीं लेंगे तो फिर हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रहेंगे, ये आप जानते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये दोनों लंग्स के नीचे एक मोटा सा जो है यह एक डायफ्राम है। ये एक हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये डायफ्राम कहलाता है।
ये बहुत तेज से ऊपर नीचे होता है। आप ये अपना पेट में देख भी सकते हैं। सांस लीजिए तो आपके नीचे चला जाएगा, फिर सांस छोड़िए। अगर गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं तो ये आपके अच्छे से दिखाई पड़ता है। और ये एक्सरसाइज करने वाले जो सिखाते हैं वो सबसे पहले सांस लेना ही सिखाते हैं कि आप गहरी सांस लें, डायफ्राम को नीचे करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपका लंग्स के अंदर आए, वो फुलाए और फिर आप धीरे धीरे करके सांस को ऊपर छोड़ें। ये स्टेप बहुत ही सुंदर तरीका है जो सुबह सुबह अगर आप करते हैं तो आपको दिन भर के लिए 8 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मॉर्निंग आवर्स में ही आप कर लेते हैं। इसलिए सुबह में व्यायाम करते हैं। और लंग्स का व्यायाम अगर ये डायफ्राम ऊपर नीचे करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बिकॉज़ आप लोग अभी ग्रोइंग स्टूडेंट्स हैं, शरीर भी आपका बन रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब करना बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है आपके लिए। तो आपने देखा। अब इसके बाद इस साइड आप देखें कि ब्लू और रेड मैंने बनाया। ये क्या है? आपको अंदाज लग रहा होगा रेड और ब्लू से कि रेड कैपिलरीज है शुद्ध रक्त वाली और ब्लू है जो कि अशुद्ध रक्त वाली है। ये रिचली सप्लाइड बाय ऑल द ब्लड कैपिलरीज है और ब्लड कैपिलरीज में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। तो फिर से मैं दोहरा दूं कि ये लंग्स जो है यह एक बैलून जैसा हल्का फुल्का है और इसके ऊपर एक प्लूरल कैविटी है और प्लूरल फ्लूइड्स है और यह रिब केज के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से सुरक्षित है। और ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स और ढेर सारा में कन्वर्ट होकर और फाइनली एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर एल्वियोलर सैक में बदलता है जो बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया देता है अंदर ऑक्सीजन को लेने के लिए। और साथ में रिचली सप्लाइड बाय दिस ब्लड कैपिलरीज है जिसमें कि जो ऑक्सीजन आएगा फिर वो सेल्यूलर लेवल पर उसकी ट्रांसफरेंस होगी। ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो कैसे शुद्ध रक्त ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में दौड़ेगा और अशुद्ध रक्त लंग्स से हार्ट में जाएगा शुद्धिकरण के लिए। ये प्रोसेस हम लोग अगले जब परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल बताएंगे। और अभी हम लोग अब देखेंगे मैकेनिज्म जो मैंने कहा कि एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आपका ऑक्सीजन सप्लाई काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा है ये। तो आप देखिए अंतः श्वसन यानी सांस लिया गया तो ये पूरा कैविटी देख रहे हैं लंग्स बड़ा मोटा सा फैल गया और ये नीचे गिर गया और नीचे गया। आप इसका अपना पेट खोलकर रोज रोज आप एक्सरसाइज करते होंगे तो आप देख भी सकते हैं। वेरी कॉमन थिंग टू सी। और ये अंतः श्वसन कहते हैं जहाँ ये फैल गया है ये। अब इसके बाद सांस हम छोड़ेंगे वापस। जैसे ही छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर चढ़ेगा और चढ़ करके ये लंग्स को छोटा कर देगा जैसे बैलून एकदम सटक गया और सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करता है। तो ये मस्कुलर एक्टिविटी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमको सांस लेना है और किस तरह से हमको सांस छोड़ना है। तो ये आपका इससे आपको ये लंग्स का एक्चुअली डिटेलिंग मैंने यहाँ पर किया कि सांस लेना और सांस छोड़ना कितना इम्पोर्टेंट काम है। अब हम देखेंगे ये कि एक्चुअली केमिकली सब कुछ बायोकेमिकल है, सब कुछ हमारे अंदर उपापचय की क्रियाएं हो रही हैं। तो ये अब सेल्यूलर लेवल पर क्या होता है ये हमको सीखना पड़ेगा कि सेल्यूलर लेवल पर कैसे ये ट्रांसफरेंस हो रहा है। तो यहाँ हम लोग इसको देखेंगे। आप देखें कि नीचे मैंने ऊतक सब बनाया, कोशिका सब बनाया। यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी हम लोग वही सीख रहे थे कि कैसे ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होगा। तो यहाँ ब्लू से आप क्या समझते हैं? वेरी कॉमन थिंग। ब्लू मतलब अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करेगा और वह ले जाएगा लंग्स में और उसको बाहर छोड़ देगा। देख रहे हैं आप इधर से ध्यान से देखिए। रुधिर द्वारा CO2 का, ये सब अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। CO2 का परिवहन, यहाँ पहले प्रसरण हुआ फिर परिवहन हुआ और फिर यह फेफड़े में गया
और वहाँ से ये छोड़ दिया गया, दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा उच्छ्वास हो गया। क्या हुआ? ये उच्छ्वास, यानी सांस छोड़ने को हम लोग कहते हैं उच्छ्वास या निश्वास। और तब देखिए कि ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे ही ये छोड़ दिया गया, अब ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। और ये जो हमारा एक कोशिकीय स्ट्रक्चर है एल्वियोली, इसमें कैसे कैसे जो कैपिलरीज है वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कैसे पिकअप कर रहे हैं। तो अब यहाँ ये ऑक्सीजन आ रहा है, ये फेफड़े में आया और फिर ये लाल देख रहे हैं यानी कि शुद्ध रक्त है, और यहाँ इसको टेकअप कर लिया जाएगा और फिर ये आपको सब सेल्स को, ऊतक को ये प्रदान होगा और यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होना आप सीखे, अभी मैं बताई कि उसके बाद CO2 और H2O और एनर्जी रिलीज होगा और फिर ये CO2 इधर से चलेगा। तो ये ब्लू है अशुद्ध रक्त और ये है शुद्ध रक्त लाल वाला। तो लाल वाला कैसे एंट्री कर रहा है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन किससे प्रेम है इसको बहुत ज़्यादा? तो रुधिर पिगमेंट है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन RBC सेल्स में होता है, इसीलिए आप जितना सांस लेंगे, जितना अच्छा जिसमें पत्तीदार सब्जियां ये सब खाएंगे तो आपको खून ज़्यादा बनेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले भी सकते हैं, क्योंकि अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा आपके अंदर अधिक होगी तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले भी पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक रिएक्शन करता है हेमोग्लोबिन के साथ, तो वो कहलाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन ही एक्चुअली हम लोग उसको यूज़ में लाते हैं। ऑक्सीजन को कैसे हम यूज़ करते हैं तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से ज्वाइन करता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा कम इसका दोस्ती है, ऑक्सीजन से बहुत रेडिली रिएक्ट करता है ज्वाइनिंग, और ये बना देता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन जो है फिर ये इसको ब्लू हो जाता है कलर। तो आप अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे हमारा रक्त एक बार अशुद्ध होता है तो ब्लू वायलेट हो जाता है, और फिर जब शुद्ध होता है तो कैसे लाल स्कारलेट कलर का शुद्ध रक्त होता है। तो ये सब आप आगे और भी अच्छे से सीखेंगे। तो ऑक्सीजन का आना, उसका यूज़ होना, ऑक्सीकरण होना, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, इस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी सांस का आना सांस का जाना, ये होकर के सांसो उच्छ्वास इसे कहते हैं। तो आप फेफड़े के जो ये एल्वेली है और जो रक्त संचरण वाला जो ये लाल और ब्लू मैंने बनाया, इनके बीच में किस प्रकार से आदान प्रदान होता है गैसों का, इसका मैंने एक आपको फ्लो चार्ट बनाकर दिखलाई हूँ। तो हम समझ रहे हैं कि हम लोग श्वसन तंत्र को का स्ट्रक्चर मानव का अच्छे से समझ गए हैं। आपको एक्सरसाइज सब करना चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छा पत्तीदार सब्जियां ये सब खाना चाहिए हेमोग्लोबिन के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति होंगे। तो सांस पर ही हमारा जीवन निर्भर है, इससे हमारा इम्यूनिटी ये सब स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आप बीमारियों से दूर रहते हैं। तो आपके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होना अच्छे से, हेमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी तभी होगी। तो इसके लिए पाचन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपने मिनरल्स विटामिन्स खाया कि नहीं खाया। अब आप देखते हैं कि इसमें बीमारी क्या क्या होती है। तो इससे भी बीमारी सब है, जैसे दमा मोस्ट कॉमन है, जो हवा में पॉलन ग्रेन सब उड़ते रहते हैं, चिड़िया का बीज टूट गिरता है वो सूख जाता है, वो सब उड़ते रहता है मिट्टी, इसीलिए घर को रोज़ झाड़ू पोछा करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब जिनको एलर्जी है वो जल्दी से जल्दी वो सांस में जाने से उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये आस्मा एक कॉमन बीमारी है बहुत ज़्यादा। इसके बाद दूसरा है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस निमोनिया होता है जो बच्चों को ज़्यादा होता है। ये ब्रोंकाई जो है छोटा बच्चा का पसली दोमता है, यानी ज़्यादा हिलता है, हाई फीवर होगा और यहीं पर उसको ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलता है। तो ये हिलता है और काफ़ी हाई फीवर रहता है, इसमें बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, छोटा बच्चा को खासकर। तो ये ब्रोंकाइटिस बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही, निमोनिया ब्रोंकाइटिस ये सब काफ़ी डेंजरस है। बड़े लोगों को टीबी हो जाती है,
छोटों को भी होती है, लेकिन ज़्यादा धूम्रपान और ये सब किया, गलत काम किया तो ये सब होता है। तो टीवी एक 60% तक टीवी दिखाया था हम लोग के देश में, गरीब लोगों के देश में ज़्यादा से ज़्यादा ये सब दिखा जाता। अच्छा खान पीन नहीं है या जो भी है। और धूम्रपान बहुत दिन तक लगातार अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आपका वॉल्यूम लंग्स का जो है वो डाउन हो जाएगा, बहुत ही कम स्तर रह जाएगा, तो ऑक्सीजन को जगह ही नहीं होगा, तो उसके बाद तो बहुत ही सीरियस, तो ये सब कैंसर और ये सब को ये जन्म देता है। तो इसीलिए लंग्स की रक्षा करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना पीना खाना, स्वच्छ हवा, घर सफाई करना और ये सिगरेट शराब ये सब से दूर रहना बहुत ही आवश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए। इसको धूम्रपान वाले को कहते हैं एम्फीसीमा। इसके बाद एक गरीब लोगों की बीमारी होती है, चाहे अमीर की भी होती है, व्यवसाय। जैसे हम लोग बहुत ही एसी में रहते हैं तो ये भी हमारा व्यवसाय हो गया, तो इसका इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि पत्थर तोड़ने वाले, ईंटा भट्टा सब पर काम करने वाले, उनका जो महीन महीन गर्दा उड़ते रहता है वो सिलिकॉनिसिस, तो ये सब बड़ा मेजर बीमारी है, लंग्स को भर देता है और बाद में कैंसर ये सब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो व्यवसाय जनित भी कई सारे रोग हैं जो अभी हम लोग को भी इस तरह से हुआ है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एयर होना, हमारा वेंटिलेशन होना, हम लोग जो ये बंद बंद कमरे में रहते हैं ये सब अच्छा नहीं है, ये सब कई तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से सीखे होंगे। मैंने कोशिश किया है। अब आप अपनी एनसीईआरटी की किताब 10वीं वर्ग की श्वसन तंत्र को खोलें और अच्छे से उसको फिर से दोहराएं, तो क्वेश्चंस उस पर पुट करें। और मैं क्वेश्चंस टाइप से कुछ बनाने की कोशिश की थी ताकि आपको सीधे सीधे उत्तर भी मिल जाए। तो आप इसको प्रयास करेंगे तो धन्यवाद।